बहनों, आज हम कक्षा 7 विषय विज्ञान में पाठ 3 पढ़ने वाले हैं। इस पाठ का नाम है रेशों से वस्त्रों तक। इस पाठ में हम विभिन्न प्रकार के रेशों और उससे बनने वाले वस्त्रों तक की पूरी कहानी का अध्ययन करेंगे। हमने कक्षा 6 में पादपों से प्राप्त होने वाले कुछ रेशे या फाइबर्स के बारे में पढ़ा था। हमने ये भी पढ़ा था कि ऊन और जो रेशम के रेशे हैं वे हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले इन्हीं प्रकार के रेशों को हम जांतव रेशे कहते हैं, क्योंकि इन्हें जंतुओं से प्राप्त किया जाता है। ऊन के रेशे भेड़ से या याक के बालों से प्राप्त किए जाते हैं और इसी प्रकार से रेशम के जो फाइबर हैं वो रेशम कीट के कोकून से हमें मिलते हैं। भेड़ के शरीर के कौन से भाग में फाइबर मिलते हैं और क्या आप जानते हैं इन रेशों को ऊन में किस तरह से चेंज किया जाता है? इसी प्रकार के कुछ प्रश्नों का अध्ययन हम इस अध्याय में करने वाले हैं। हमारा टॉपिक है जांतव रेशे, ऊन और रेशम। जांतव रेशे वे रेशे होते हैं जिन्हें हम जंतुओं से प्राप्त करते हैं। इनके अंतर्गत मुख्यतः ऊन और रेशम आते हैं। ऊन किससे प्राप्त होती है, आइए देखते हैं। भेड़, बकरी, याक या अन्य जंतुओं से ऊन प्राप्त की जाती है। इन जंतुओं का जो पूरा शरीर होता है वो घने बालों से ढका हुआ होता है। आप इस चित्र में देखिए, एक भेड़ है जिसके पूरे शरीर पर बालों की गहरी और घनी संरचनाएं हैं। ये ऊन है। इन प्रकार के जंतुओं पर बालों की ये मोटी परत इसलिए होती है क्योंकि ये इन्हें ऊष्मा प्रदान करती है और ठंड से बचाती है। बालों के बीच अधिक मात्रा में वायु भर जाती है और हम जानते हैं कि वायु ऊष्मा की कुचालक होती है, इसीलिए जो बाहरी ठंडी हवा है वो इनके शरीर तक पहुंच नहीं पाती और इस वजह से इन जंतुओं का शरीर गर्म रहता है और ये बाल इन जंतुओं को गर्म रखने का काम करते हैं। ऊन इन रोएदार रेशों से प्राप्त की जाती है। हमारे शरीर पे भी आप देखें, हमारे भौहों के बाल बालों के बालों से भिन्न होते हैं। इसी तरह भेड़ के जो बाल होते हैं वो भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। भेड़ की रोएदार त्वचा पर 2 प्रकार के रेशे होते हैं। पहला दाढ़ी के रूखे बालों के समान और दूसरा त्वचा के निकट कुछ तंतु यानी कि बिल्कुल छोटे छोटे रोमों के रूप में मुलायम बाल। इन मुलायम बालों को कार्तिक ऊन कहते हैं या इनके द्वारा कार्तिक ऊन बनाने के लिए हम इन्हें काम में लेते हैं। भेड़ों की कुछ नस्लों में केवल सॉफ्ट वाले जो बाल होते हैं, हेयर्स होते हैं, केवल वही होते हैं। इसके लिए इन्हें चुना जाता है। ऐसे भेड़ों का चयन किया जाता है जो इसी प्रकार के बालों को निर्मित करती हो। तंतु रूपी मुलायम बालों जैसे विशेष गुणों वाली भेड़ें उत्पन्न करने के लिए उनके माता पिता को चुनने की ये जो प्रक्रिया है इसे हम वर्णात्मक प्रजनन कहते हैं। अर्थात हमें जिस प्रकार के गुणों वाली भेड़ें चाहिए उसी प्रकार के जनकों में प्रजनन कराया जाता है और उनसे प्राप्त होने वाली संतानों में ये गुण हमें मिल जाते हैं। इसको हम बोलते हैं वर्णात्मक प्रजनन। ऊन प्रदान करने वाले जंतु कौन कौन से हैं, देखते हैं। हमारे देश में विभिन्न भागों में भेड़ों की अनेक नस्लें पाई जाती हैं। वैसे तो भेड़ ही ऊन का एकमात्र स्रोत नहीं है, फिर भी जो अधिकांशतः ऊनें होती हैं वो भेड़ के बालों से ही बनी होती है। आप ये जानवर आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, यह याक है। ये हमें तिब्बत, लद्दाख क्षेत्र में मिलता है और इसके बालों से भी एक स्पेशल टाइप की ऊन बनाई जाती है। इसके अलावा बकरी के बालों से भी हमें ऊन मिलती है। यहाँ पर आप देखिए चित्र में अंगोरा किस्म की एक बकरी है जिसके बाल बहुत घने हैं। अंगोरा ऊन को अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त किया जाता है और यह जम्मू और कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में मिलती हैं। आपको ये याद रखना है कि अंगोरा जो नस्ल की बकरियां हैं वो कहाँ मिलती हैं, वो जम्मू और कश्मीर के पहाड़ों वाले क्षेत्रों में मिलती हैं। इसी के साथ जो कश्मीरी बकरी होती है उसकी त्वचा के निकट भी बहुत सॉफ्ट बाल होते हैं और इनसे हमें बहुत ही अच्छी बेहतरीन शालों का हम निर्माण करते हैं और इसे हम पश्मीना शॉलें कहते हैं। पश्मीना शॉलें बहुत सॉफ्ट होती हैं और शरीर को बहुत ज़्यादा गर्म रखती हैं। इसी कारण से ये बहुत महंगी भी बिकती हैं। इनके अलावा ऊँट के शरीर के बालों का उपयोग भी ऊन के रूप में हम कर सकते हैं। अब देखिए ऊँट के गर्दन के आसपास और इनके कूबड़ के आसपास
बहुत घने बाल होते हैं। इसी के साथ दक्षिणी अमेरिका में पाया जाने वाला एक जानवर है लामा और एल्पेका। आप दोनों के डायग्राम यहाँ देख सकते हैं। लामा और एल्पेका, इन दोनों जीवों के शरीर पर भी घने बाल होते हैं और इनसे भी हमें ऊन प्राप्त होती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कितने सारे जीव ऐसे हैं जिनके शरीर से हम ऊन के समान रेशे प्राप्त कर सकते हैं। इनमें हम भेड़, अंगोरा बकरी, कश्मीरी बकरी, एल्पेका, लामा, ऊँट, इन सभी का हम नाम ले सकते हैं। अब बात करते हैं रेशों से ऊन तक के सफ़र की। ऊन प्राप्त करने के लिए सबसे पहले भेड़ों को पाला जाता है। उनके जो बाल हैं वो पूरी तरह से बढ़ जाते हैं तो उन्हें काटा जाता है और उनको विभिन्न प्रक्रमों के माध्यम से ऊन में बदल दिया जाता है। इन्हीं प्रोसेस के बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं। भेड़ पालन और प्रजनन। कश्मीर, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल जिसे हम उत्तराखंड के नाम से भी जानते हैं, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम के पहाड़ी क्षेत्रों, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, राजस्थान के मैदानों की जब हम यात्रा करते हैं तो हम बहुत सारी बार गडरियों को भेड़ों के झुंडों को चराने के लिए ले जाते हुए देख सकते हैं। हम जानते हैं भेड़ शाकाहारी है, घास और पत्तियों का आहार लेती है। इसके अलावा उन्हें दालें, मक्का, ज्वार, खली और खनिजों को भी खिलाया जाता है। सर्दियों में उन्हें घरों के अंदर रख कर के पत्तियाँ, अनाज और सूखे चारों को खिलाया जाता है। हमारे देश के अनेक भागों में भेड़ों को ऊन के लिए पाला जाता है। भेड़ों की कुछ नस्लों के नाम यहाँ पर नीचे दिए हुए हैं, जैसे कि लोही, रामपुर बुशायर, नाली या नली, बाखरवाल, मारवाड़ी और पाटनवाड़ी। इन सभी को ऊन की अलग अलग प्रकार की क्वालिटीज़ के लिए पाला जाता है। लोही अच्छी गुणवत्ता की ऊन देती है। रामपुर बुशायर भूरी कलर की यानी कि भूरे रंग की ऊन देती है। नाली या नली गलीचे की ऊन, जिससे गलीचे बनाए जाते हैं, कालीन। बाखरवाल ऊनी शालों के लिए, जो शालें निर्मित होती है उनके लिए इस प्रकार की जो नस्ल की भेड़ है वो प्रयोग की जाती है। मोटी या थोड़ी रूखी ऊन के लिए मारवाड़ी, और होजरी के लिए, होजरी वाला जो कपड़ा होता है उस प्रकार की ऊन के लिए पाटनवाड़ी भेड़ों की जो नस्लें हैं उनको हम प्रयोग में लेते हैं। तो इस प्रकार से हमारे देश के अनेक भागों में भेड़ों को ऊन के लिए पाला जाता है और यहाँ पर बहुत सारी नस्लों के नाम हैं जिन्हें हम अलग अलग प्रकार की ऊन के उत्पादन के लिए पालते हैं। जब पाली गई भेड़ है उसके शरीर पर बालों की एक मोटी सी घनी परत आ जाती है तो ऊन प्राप्त करने के लिए उसके बालों को हम काट लेते हैं। इसके पश्चात रेशों को ऊन में संसाधित करते हैं यानी कि बदलते हैं। तो इसको बदलने के लिए भी बहुत सारी प्रक्रियाएं हमें काम में लेनी पड़ती है। आइए देखते हैं। चरण 1, सबसे पहले भेड़ के बालों को त्वचा की पतली परत के साथ शरीर से हम उतार लेते हैं। इस प्रक्रिया को हम ऊन की कताई कहते हैं और इसके लिए उसी प्रकार की मशीन का यूज़ करते हैं जैसे कि कोई नाई बाल काटने के लिए यूज़ करता है। इन बालों को हम गर्मियों के मौसम में काटते हैं क्योंकि सर्दियों में तो इनको बालों की आवश्यकता होती है, ये इन्हें ठंड से बचाती है, परंतु गर्मी में इन्हें कोई नुकसान नहीं होता। भेड़ बालों के आवरण के बिना भी जीवित रह सकती है, इसलिए इन्हें सामान्यतः गर्मी के मौसम में ही काटा जाता है। ये बाल ऊनी रेशे प्रदान करते हैं। इन्हीं ऊनी रेशों से हम बाद में ऊन को बदलने का प्रक्रम अपनाते हैं। सबसे पहले इसके लिए हम कौन कौन से जो प्रोसेस का इस्तेमाल करने वाले हैं वो एक छोटे से डायग्राम में हमें दर्शाया गया है। जैसे कि ऊन की कटाई, उसके बाद इसको हम अभिमार्जन करते हैं यानी कि धोते हैं। इसके बाद इसे छटाई करते हैं। उसके बाद बर की छटाई करते हैं। बर का अर्थ होता है छोटे छोटे रोए वाले रेशे। ये बड़े सॉफ्ट होते हैं और इस प्रकार के वस्त्रों को बनाने के लिए इन्हीं बरों का इस्तेमाल किया जाता है। छटाई के बाद इनकी रंगाई की जाती है और फिर इनको रील किया जाता है। ये जो भेड़ों के बाल होते हैं इनके जो रेशे हैं इनको त्वचा के साथ साथ यानी कि त्वचा की पतली परत के साथ निकाला जाता है। इन ऊनी रेशों को हम संसाधित करके ऊन का धागा बनाते हैं। जब इन भेड़ों से ऊन उतारी जाती है तब इसके दौरान इनको कोई कष्ट नहीं होता। जिस प्रकार से जब आप सैलून जाते हैं तो आप अपने बाल कटवाते हैं या फिर जो पुरुष हैं वो अपनी दाढ़ी को हटवाते हैं तो उस समय उनको कोई कष्ट नहीं होता, उसी प्रकार से इस पूरी प्रोसेस में भेड़ों को भी कोई कष्ट नहीं होता।
इसके पश्चात क्या होता है, कुछ समय बाद ये जो भेड़ के बाल होते हैं फिर से उगने लग जाते हैं और ये प्रोसेस चलती रहती है। चरण नंबर 2। दूसरे चरण में ये जो त्वचा सहित उतारे गए बाल हैं उनको टंकियों में डाल करके अभिमार्जित किया जाता है, अर्थात धोया जाता है, जिससे इनके अंदर की जो गंदगी है वो सारी हट जाती है। यह प्रक्रम अभिमार्जन कहलाता है। पहले हाथों से होता था, वैसे वर्तमान में मशीनों के द्वारा किया जाता है। तीसरे चरण में अभिमार्जन के बाद इन रेशों की छटाई करते हैं। रोमिल रोएदार बालों को तो कारखानों में भेज देते हैं और बाकी जो बचे हुए बाल हैं उनको वहीं पर रख लिया जाता है। चौथे चरण में बालों को सुखाया जाता है और इससे पहले बालों में से छोटे छोटे कोमल व फूले हुए रेशों को छांट लेते हैं और इनको हम कहते हैं बर। आपको ये याद रखना है, बर किसे कहते हैं। बालों में से छोटे छोटे कोमल व फूले हुए रेशों को छाटा जाता है और ऐसे रेशे क्या कहलाते हैं, वो बर कहलाते हैं। कई बार हम अपने स्वेटर पे देखें, छोटे छोटे रेशे हमारे स्वेटर पे जमा हो जाते हैं, ये वही बर होते हैं। इसके पश्चात अगले चरण में रेशों की जो छटाई हो गई है, अब उनको विभिन्न रंगों में रंग लिया जाता है। क्योंकि भेड़ों की जो बालें होती है वो काली, भूरी या सफ़ेद होती है, तो सफ़ेद रंगों की जो बाल होते हैं उनको रंग करके विभिन्न प्रकार के आकारों वाली या फिर रंगों वाली ऊन को निर्मित किया जाता है। छठे चरण में इसकी रीलिंग की जाती है। रेशों को सीधा करके सुलझाते हैं और लपेट कर धागा बनाते हैं, उसी प्रकार जिस प्रकार से धागा बनाया जाता है। रेशों को काटकर स्वेटर्स की ऊन के रूप में और बाद में छोटे रेशों को काटकर ऊनी वस्त्र बुनने में प्रयोग में ले लिया जाता है। इस प्रकार से यह प्रोसेस पूरी होती है। ऊन जो उद्योग है हमारे देश में अनेक व्यक्तियों के लिए जीविकोपार्जन यानी कि अपनी आमदनी का एक महत्वपूर्ण साधन है, लेकिन छटाई करने वालों के लिए कार्य जोखिम भरा भी है, क्योंकि कभी कभी वे एंथ्रेक्स नामक एक जीवाणु के द्वारा संक्रमित भी हो जाते हैं। ये घातक रक्त रोग कारक है, जिसे हम शॉर्ट्स रोग भी कहते हैं। किसी भी उद्योग में कारीगरों के द्वारा इस प्रकार के जोखिम को झेलना ही क्या कहलाता है, व्यावसायिक संकट, क्योंकि व्यवसाय के दौरान उनको इस प्रकार के छोटे छोटे जोखिमों या संकटों का सामना करना पड़ता है। आशा करते हैं आपको यहाँ तक की बातें समझ में आई हैं। इसके बाद आपका टॉपिक है रेशम व अन्य रेशे, तो इसके बाद की चर्चा हम अगले वाले पार्ट में करेंगे। धन्यवाद।